हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो दूसरी डोमेन है अफेक्टिव डोमेन उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसकी 3 डोमेन्स हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक अफेक्टिव डोमेन है और एक साइकोमोटर डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस करेंगे। जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसका तल्लक हमारे माइंड के साथ था और जो अफेक्टिव डोमेन है इसका तल्लक हमारे हार्ट यानी दिल के साथ या फीलिंग्स के साथ है। और जो साइकोमोटर डोमेन है उसका तल्लक प्रैक्टिकल वर्क से है, हैंड से है, आप ये कह सकते हैं। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो अफेक्टिव डोमेन है इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो इंट्रोडक्शन है इसका देख लेते हैं पहले कि ये इफेक्टिव डोमेन है क्या। The affective domain is one of the 3 domains of learning identified by Benjamin Bloom and his colleagues in 1956. बेंजामिन ब्लूम ने और उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने 1956 में ये जो है ये थ्योरी दी थी जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया था। और इसकी जो मेन 3 डोमेन्स थी उनमें से एक डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। The affective domain focuses on the development of feelings, attitude, values and appreciations. ये किस पे फोकस करती है? ये हमारी फीलिंग्स, एटीट्यूड, वैल्यूज और अप्रिसिएशन की डेवलपमेंट पे फोकस करती है। And it is concerned with how learners feel about what they are learning and how they are motivated to learn. यानी ये जस्ट फीलिंग से ही इसका ज़्यादा तल्लुक होता है। यानी इट इज़ कंसर्न विद हाउ लर्नर फील्स कि लर्नर कैसे फील करते हैं कि वो सीख रहे हैं या वो मोटिवेटेड है लर्निंग के लिए। तो ये फील जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, क्योंकि इसका तल्लुक फीलिंग से ही होता है। इसमें आप पढ़ेंगे 5 स्टेज जो हम अफेक्टिव डोमेन के, जो हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे आज की वीडियो में। द 5 लेवल्स ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। The affective domain is divided into 5 levels, each of which represent a more complex level of learning. The 5 levels are, यानी जो इनिशियल लेवल है वो जब आप आगे चलते जाएंगे तो आगे हायर स्टेज आता है। इनिशियल लेवल पे जो है वो लो लेवल है और एंड पे जो है इसका हायर लेवल है, सबसे जो है हाई लेवल होगा। सबसे पहले इसका रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और कैरेक्टराइजिंग है। ये 5 स्टेज आपने अच्छे से माइंड में रख लेने हैं। इनको आपने याद रख लेना है कि ये 5 स्टेज हैं अफेक्टिव डोमेन के, जिसमें रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है और ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग, ये सारी चीज़ें जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिसीविंग स्टेज है इसमें क्या है? At the receiving stage, learners are aware of and willing to attend to new information. They may not necessarily agree with the information, but they are open to learning about it. Receiving ये है कि जब आप क्लास में जाएं, एज अ टीचर जब आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कोई लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आप ये ऑब्ज़र्व करते होंगे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत अटेंटिव हो जाते हैं। आपके क्लास में जाने के बाद, आपके टॉपिक अनाउंसमेंट के बाद वो बहुत अटेंटिव हो जाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, जैसे पहले होते हैं वैसे ही रहते हैं, वो अटेंटिव नहीं होते हैं। अब जो बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं, आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं, वो उनका इट्स मीन रिसीविंग लेवल जो है वो ठीक है। और जो बच्चे जैसे पहले थे वैसे ही बैठे होते हैं, कोई उनका जो है इंफॉर्मेशन गेन करना या उस बिल्कुल भी उस यानी कुछ सीखने के जो है वो बिल्कुल भी उस स्टेज पे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाह रहे होते हैं, वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही बैठे होते हैं, यानी वो अटेंटिव नहीं होते हैं, तो उनका रिसीविंग लेवल ठीक नहीं होता है। तो आपने क्या करना होता है, आप अपना जो टॉपिक है ऐसे इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हर बच्चा क्लास का जो है आपके टॉपिक की वजह से अटेंटिव हो जाए। तो रिसीविंग लेवल आपने बच्चों को सबसे पहले ठीक करना है। और रिसीविंग लेवल क्या है? जब आप कुछ लेक्चर दे रहे हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो सीखने की गर्ज से बैठा हो, वो रिसीव करने की गर्ज से बैठा हो, वो कुछ लेने की गर्ज से बैठा हो। दिस इज़ कॉल्ड द रिसीविंग लेवल। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं।
Ask open-ended questions to stimulate things. Provide opportunities for learners to explore new ideas. Present information in a variety of formats. यानी आपने जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास जो एक्टिविटी हो, आप उसको ऐसे वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में दें कि जो बच्चे हैं उनका रिसीविंग लेवल ठीक हो, यानी उनके लिए मोटिवेशन हो, उनके लिए नई चीज़ हो जिसको वो सीखने के लिए बैठे हो। उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेज है वो रिस्पॉन्डिंग है, जो रिसीविंग के साथ ही जुड़ा है। रिस्पॉन्डिंग क्या है? एट द रिस्पॉन्डिंग लेवल लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज। दे मे वॉलंटियर टू आंसर क्वेश्चंस, पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस और कंप्लीट असाइनमेंट्स। आप बच्चों को अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के बाद साथ साथ आप जब जज कर रहे होते हैं कि क्या बच्चा मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, क्या बच्चे की तवज्जो है या नहीं, उसके लिए आप क्वेश्चन करते हैं। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं, आपके क्वेश्चन को जो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, इट्स मीन कि उसका रिसीविंग लेवल भी ठीक है, इट्स मीन उसका रिसीविंग लेवल भी ठीक है और वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। आई थिंक आप समझे होंगे कि जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तो उसमें बच्चे के रिस्पॉन्स का पता चलता है। यानी आप जैसे सपोज आप क्लास में गए, आपने कोई भी, जैसे पोल्यूशन एक टॉपिक है, आपने बच्चों को पोल्यूशन टॉपिक के अबाउट पढ़ाया। अब जब आपने बच्चे से क्वेश्चन किया पोल्यूशन के अबाउट, तो आपका जो बच्चा है वो आपको आंसर भी कर रहा है, इट्स मीन कि उसका रिस्पॉन्डिंग लेवल भी ठीक है। और जो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इट्स मीन कि उसने रिसीविंग भी ठीक नहीं की है और उसकी रिस्पॉन्डिंग भी ठीक नहीं है। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इनवाइट लर्नर्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी आप बच्चों को ये कहें कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जो कुछ पढ़ा है आपने, जो रिसीव किया है, तो उसको बताएं। तो अगर आप बच्चे आपको बता देते हैं, इट्स मीन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर नहीं बताते हैं तो इट्स मीन उनका रिस्पॉन्डिंग लेवल नहीं है। Provide opportunities for learners to participate in hands-out activities. Create a safe and supportive learning environment. तो आपने उनको ऐसा environment भी देना है कि जिसमें वो रिसीव करें और जिसमें वो रिस्पॉन्ड करें। ऐसा ना हो कि आपका जो है बहुत ही अथॉरिटेटिव किस्म का आपका environment आप दे रहे हो, आप क्लास में स्टिक लेके जा रहे हो, तो फिर वो क्या, फिर डंडे के जोर पे ये बातें नहीं होती हैं। ये जो है आपने उनको ऐसा लेक्चर देना है, उनको ऐसी आपने एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि उनका रिसीविंग जो लेवल है वो क्या हो, वो डंडे के ज़ोर पे ना हो, वो रिसीविंग लेवल उनका वो खुद से कुछ सीखने की गर्ज से हो और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड भी करें। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो वैल्यूइंग है। जैसे वैल्यू क्या होता है? एट द वैल्यूइंग लेवल लर्नर्स डेवलप अ कमिटमेंट टू सर्टेन आइडियाज एंड बिलीव्स। दे मे एक्सप्रेस देयर वैल्यूज through their words and actions. वैल्यू, अगर इसको हम अपने आम अल्फाज में देखें कि वैल्यू क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो मेरी बात को वैल्यू दे रहा है। आप ये अक्सर अपनी डिस्कशन में ये बात करते हैं। वैल्यू देने का मतलब ये होता है कि कोई बंदा आपकी बात को तवज्जो से ले रहा है, आपकी बात को वैल्यू कर रहा है, आपकी बात को जो है वो सुन रहा है, इट्स मीन कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। ऐसे ही वैल्यूइंग का मतलब ये होगा कि जब बच्चे ने आपकी बात को रिसीव किया, जब आपकी बात पे रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद जो अगला स्टेज है, अगला लेवल है, वो ये है कि बच्चा आपकी बात को वैल्यू भी कर रहा है, आपकी बात को, यानी इसके लिए एक वर्ड आप याद रख लें कि कमिटमेंट है बच्चे की। बच्चे की क्या है कि कमिटमेंट है बच्चे की उस आइडिया के साथ, उस टॉपिक के साथ, उस चीज़ के साथ। जैसे आपने पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ाया तो उसके साथ जो उसकी कमिटमेंट है, जो उसकी कमिटमेंट को शो करेगी कि वो उसकी वैल्यू के बारे में बताएगी। यानी अगर उस टॉपिक के साथ, उस बात के साथ, उस चीज़ के साथ अगर उस बच्चे की कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट से आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो वैल्यू कर रहा है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इनकरेज लर्नर्स टू डिस्कस देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू मेक चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट देयर वैल्यूज, मॉडल द वैल्यूज दैट यू वांट लर्नर टू अडॉप्ट। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, इससे आप उनकी वैल्यूज को जज कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज के बाद क्या है जी? ऑर्गेनाइजिंग। वैल्यू के बाद क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग इसका फोर्थ स्टेज है। एट द ऑर्गेनाइजिंग लेवल लर्नर्स बिगिन टू रिलेट देयर वैल्यूज to other values and beliefs. They may develop a personal philosophy or a set of principles. अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग ये है कि आप जब किसी चीज़ को तरतीब देते हैं, किसी चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं,
यानी आप ये कह लें कि इसकी एग्जांपल्स से मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। अगर एक बच्चा आपके लेक्चर में आपसे रिसीव करता है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पोल्यूशन का टॉपिक आप पढ़ाते हैं, तो बच्चा आपसे रिसीव भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, वैल्यू भी करता है, तो उसके बाद अगर वो बच्चा जो है वो किसी और की लेक्चर में, किसी और की क्लास में भी वो पोल्यूशन के अबाउट सीखता है, किसी और क्लास में वो आपके जो आपने टॉपिक पढ़ाया है वो आप उस टॉपिक के बारे में सीखता है। अब जब वो पोल्यूशन के बारे में किसी और जगह पे सीखता है तो उसको भी सेम रिसीव भी करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है, वैल्यू भी करता है। अब क्या करेगा, वो चीज़ों को तरतीब देगा, यानी रिलेट करेगा। जैसे उसने जो आपसे सीखा है, जो दूसरे टीचर से सीखा है, जो तीसरे से सीखा है, तो उन चीज़ों को फिर वो रिलेट करेगा, एक तरतीब देगा, एक ऑर्डर देगा कि उसने क्या सीखा है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग लेवल होता है। यानी लर्नर बिगिंस टू रिलेट देयर वैल्यूज और अदर वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड दे मे डेवलप अ पर्सनल फिलॉसफी और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। तो एक अपनी वो पर्सनल फिलॉसफी बना देता है, मुख्तलिफ जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो उसका नॉलेज होता है, जो उसका रिस्पॉन्ड होता है, जो उसने सीखा होता है, उसको वो एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, एक वे में ले आता है, जिसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। हेल्प लर्नर्स टू सी द कनेक्शंस बिटवीन देयर वैल्यूज एंड अदर। हाँ, अपने जो आप लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करना है कि वो कनेक्शन दें वैल्यूज को एक दूसरे के साथ। एनकरेज लर्नर्स टू डेवलप अ पर्सनल फिलॉसफी और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू डिबेट एंड डिस्कस कंट्रोवर्शियल इशू। हाँ, इसमें आप बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको लर्नर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो डिस्कशन करें, डिबेट करें मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और फिर यह है कि वो एक तरतीब दें, उनको ऑर्गेनाइज करें। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। उसके बाद जो इसका सबसे हायर और सबसे लास्ट जो इसका स्टेज है उसको हम कैरेक्टराइजिंग बोलते हैं। At the characterizing level, learners internalize their values and beliefs. They act consistently with their values even in the face of challenge. ये characterizing ये है कि जब कोई बात आप सीख लेते हैं, रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं, और जब उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब करने के बाद जब वो बात आपके करैक्टर में शामिल हो जाती है, यानी जब आपकी हैबिट्स आप के करैक्टर में शामिल हो जाती हैं, तो इसको करैक्टराइजिंग बोलेंगे। जैसे एक बच्चे ने पोल्यूशन के अबाउट रिसीव भी किया था, रिस्पॉन्ड भी किया था, वैल्यू भी किया था, ऑर्गेनाइज भी किया। उसके बाद बच्चा अगर पोल्यूशन के अबाउट कोई प्रैक्टिकली वर्क करता है, क्या करता है जी, कोई प्रैक्टिस करता है। जैसे ये देखें एग्जांपल्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस एक्टिंग कंसिस्टेंटली। यानी उसने ये सीख लिया कि पोल्यूशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब अगर बच्चा उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कोई प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है, यानी उसके करैक्टर में ये चीज़ शामिल हो गई है कि उसने कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना है। कोई भी बात आप पोल्यूशन से हट के भी कोई इसमें बात ले सकते हैं। जब वो कंसिस्टेंटली कोई भी एक्ट करता है, कोई भी परफॉर्म करता है, प्रैक्टिस करता है, तो इट्स मीन कि वो चीज़ उसके करैक्टर में शामिल हो गई है। तो ये करैक्टराइजिंग यही है कि जब कोई बात आपके करैक्टर में शामिल हो जाए तो उसको करैक्टराइजिंग बोलेंगे। बेसिकली ये अफेक्टिव डोमेन जो थी ये इसीलिए थी कि बच्चों की किरदार साजी हो सके, बच्चों की जो है करैक्टर बिल्डिंग हो सके। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉग्निटिव डोमेन को या साइकोमोटर डोमेन को बहुत इम्प्रूव करें, बल्कि एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें अफेक्टिव डोमेन है। यानी आपकी किरदार साजी हो सके, आपको बातचीत करनी आ जाए, आपको ये पता हो जाए कि आपको किस एनवायरनमेंट में क्या बात करनी है, किस एनवायरनमेंट में आपको क्या बिहेव करना है। तो यही आपकी इफेक्टिव डोमेन है जो डेवलप अगर होगी तो फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, PhD की डिग्री है, लेकिन आपकी इफेक्टिव डोमेन जो है वो ग्रूम नहीं हुई है, तो फिर आप कोई एजुकेटेड आपको नहीं बोलेगा। क्योंकि आपकी लर्निंग में, आपके तालीम याफ्ता होने में आपकी जो इफेक्टिव डोमेन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
अब इम्पॉर्टेंस क्या है इस इफेक्टिव डोमेन की? द इफेक्टिव डोमेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स लर्नर्स डेवलप द फॉलोइंग्स। ये लर्नर्स को 3 चीज़ों के बारे में जो है वो क्या करती है जी, डेवलप करती है, उनकी एटीट्यूड को, वैल्यूज़ को, एप्रिसिएशंस को, यानी आपके रवैयों को, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको, इन सब चीज़ों को जो है वो ये क्या करती है, ये डेवलप करती है, जो आपकी इफेक्टिव डोमेन होती है। उसके बाद इस कंक्लूजन में देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा जी। द इफेक्टिव डोमेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। By understanding the different levels of affective domain and using appropriate activities, educators can help learners develop the attitude, values and appreciation that they need to be successful in life. यानी आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये आपने अपने एटीट्यूड, अपनी वैल्यूज़, अपनी अप्रिसिएशंस, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं, आपने अपने बिहेवियर्स, इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यानी आपने अपनी इफेक्टिव डोमेन के जो लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होगा, उनको ऊपर लेके जाना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इफेक्टिव डोमेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।